अतरंगी से लोग, अतरंगी से लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अतरंगी से लोग, जहां हम आपको मिलवाते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा हट के लोगों से। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही हट के व्यक्ति हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन आई पर्सनली नो। ये जो है हरियाणा के एक छोटे से गांव से आए और आईपीएस ऑफिसर बने। ही इज़ एन ITN. Also, he is an author of a very very famous book खाकी में इंसान। नेशनल लेवल के बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। UN मेडल, इंडियन पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से इन्हें नवाजा भी गया है। जी, मैं बात कर रही हूँ अ वेरी वेरी हम्बल पर्सन एंड अ वेरी वेरी ऑसम पर्सन। यस, हमारे साथ आज है DGP उत्तराखंड के हमारे अशोक सर। वेलकम सर आपका हमारे इस शो में। थैंक यू, थैंक यू। वैसे देखिए सर, पुलिस की जो इमेज है ना, वो लोग सोचते हैं कि डर के रहते हैं कि ये, लेकिन आप एज अ पर्सन सर, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, आप सोशल मीडिया पे जो यंगस्टर्स के तरीके से उन्हें अवेयर भी करते हैं, और एक जो इमेज है पुलिस वालों की, वो कहीं ना कहीं वो मिथ को भी आप तोड़ रहे हैं। तो सर ये आप मतलब इसका मैनेजमेंट, ये बैलेंस कैसे करके आप चलते हैं सर? देखिए, मिथ को तोड़ने की ज़रूरत है, इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो पुलिस है उसकी लेगेसी कहीं ना कहीं ब्रिटिश डेज की है। अंग्रेज़ों के टाइम की स्थापित की हुई पुलिस है ये। तो वो उस टाइम पुलिस का रोल था, एक प्रकार से दो तरह के नेगेटिव रोल प्ले करती थी पुलिस। एक तो जो रेवेन्यू कलेक्शन करती थी जो सरकार, और उसको नहीं कर पाते थे तो उसको ज़बरदस्ती करना पड़ता था, तो वहाँ पुलिस का यूज होता था। सही बात है। और दूसरे, जब हमारी आज़ादी का आंदोलन था, उसको क्रश करने के लिए पुलिस का यूज होता था। सही तो बात है। इसलिए जो आपने कहा ना कि पुलिस को देख के जो डर लगता है, जी जी, तो वो वाली लीगेसी है। किंतु अब तो हम आज़ाद भारत के लोग हैं। सही बात है। तो पुलिस को देख के तो खुशी होनी चाहिए आम आदमी को। सही बात है। डर तो बदमाश को लगना चाहिए। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है सर, आप जैसा व्यक्ति जो मतलब पुलिस विभाग में, मुझे लगता है आप जैसे लोग सर वो मिथ तोड़ रहे हैं, और लोगों को भी एक फ्रेंडलीनेस लगती है कि हाँ, यही तोड़ने का प्रयास किया है मैंने अपने पूरे 33 साल के कैरियर में। जी सर। उसको तोड़ने का प्रयास किया है। मेरी किताब में भी मैंने यही तोड़ने का प्रयास किया है कि जो पुलिस है वो पब्लिक की हेल्प के लिए बनी है, पब्लिक को डराने के लिए नहीं बनी है। आम आदमी जो सिटीजन है, जो मतलब अच्छे लोग हैं, उनको पुलिस को देख के खुशी होनी चाहिए। पुलिस को देख के डर सिर्फ बदमाशों में होना चाहिए। सही बात है। वो कहीं ना कहीं डाइकोटोमी है, और शरीफ आदमी भी डरता है। जी, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ सख्ती की जरूरत है वहाँ सख्त होंगे, वहाँ फर्म होंगे। जहाँ कानून को इम्प्लीमेंट करना है वहाँ सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो बदमाशों के खिलाफ एकदम सख्त होंगे। तो उसमें से 10 out of 10 कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जब हमें आम नागरिक से बिहेव करना है, पीड़ित से बिहेव करना है, तो उनके प्रति हम सॉफ्ट होंगे, उनके प्रति संवेदनशील होंगे। क्या बात है सर। मुझे लगता है आप जैसा एक पुलिस ऑफिसर सर एक पाथ ब्रेकिंग चीज़ भी कर रहा है, जस्ट बाय बीइंग व्हाट यू आर। वो एक बहुत सारे लोगों को एक एग्जाम्पल भी बन रहा है सर। कि मैं अगर बात करूँ सर, आप कुराना गांव जो हरियाणा का गांव है, एक छोटे से गांव से आप आते हैं, तो सर वहाँ से शुरुआत, आपका बचपन कैसा रहा? क्योंकि हम जो आम जनता है वो आपको एज DGP देखते हैं या एज पुलिस ऑफिसर देखते हैं, लेकिन आपका बचपन कैसा था सर? बचपन मेरा जैसे आम बच्चे का बचपन होता है, मैं बस इतना ही फर्क था कि मेरे को क्लास में शुरू से ब्रिलियंट माना जाता था। अच्छा। हाँ, तो मैथमेटिक्स में विशेषकर, क्योंकि नॉर्मली जो बाकी तो टीचर पढ़ाते रहते हैं, मैथमेटिक्स में वो सवाल पूछते भी हैं कि आप ये सोल्व करो। तो वो देखते थे कि सवाल ख़त्म होते ही ये बच्चा सोल्व कर देता है। तो टीचर्स ने शुरू से ये मुझे पूरा ठप्पा लगा दिया कि लड़का बहुत ब्रिलियंट है, ये ब्रिलियंट है। हाँ, तो उससे कहीं ना कहीं प्रेशर भी बनता है, वो भी स्कूल के अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा वगैरह वगैरह। किंतु अदरवाइज मैं बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, और मैं खूब खेलता वगैरह भी था। और जैसे कहें कि गांव की बहुत सारी बातें याद हैं। हमारे गांव में बिजली नहीं थी। हाँ, अच्छा। तो हाँ, बिजली पहली बार आई जब हम 6ठी क्लास में थे। ओ, तो सर पढ़ाई कैसे करते थे? दिए में
दिए में मोमबत्ती में? लालटेन में, ओह। लालटेन और मोमबत्ती में करते थे। हाँ, लालटेन और मोमबत्ती में करते थे। बल्कि मुझे याद है सड़क भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, तो जब वो बिजली आ रही थी तो करीब लेट से कि 1 किलोमीटर दूर रह गई वो, तो हम बच्चे ग्रुप बना के देखने जाते थे कि यहाँ तक आगे पोल, तो इसका मतलब आने वाली है। ओह सर, आजकल तो बच्चे कई बार हम लोग बहाना ही करते कि लाइट चली गई तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो आप बता रहे कि लाइट नहीं है, स्टिल आप मतलब पढ़ाई में इतना आपका वो एक जुझारू थे आप सर। लेकिन आईपीएस ऑफिसर बनना है, वहाँ वो चीज़ इंजेक्ट आपके किसने करी? मतलब टीचर्स ने कहा कि नहीं आप पढ़ने में अच्छे हो तब आप जाओ, या फिर घर में बोला, या फिर आपने कहीं सुना? कहाँ से सर, कुराना गांव के छोटे से मतलब एक छोटे से इलाके में आप रहते थे, वहाँ कहाँ से जहन में आया? देखिए वहाँ जहन में नहीं आया, वहाँ आईपीएस का सपना भी नहीं देखा। वहाँ तो आप समझ लीजिए जो गांव होता है वहाँ तो लोगों का सपना मैक्सिमम एक सिपाही बनना होता है जी, पुलिस में आ जाओ, फौज में आ जाओ, ठीक है, किसी तरह सेना में भर्ती हो जाओ, तो ये सपने रहते हैं। तो ये इसलिए मैंने उन दिनों ये सपना नहीं देखा। उन दिनों ये था लड़का ब्रिलियंट है, और उस टाइम के जो बेस्ट करियर माने जाते थे इंजीनियरिंग और डॉक्टर। हाँ, तो भाई इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। हाँ। तो उनको ये था कि भाई लड़का ब्रिलियंट है तो इसको जो है इसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है। तो वहाँ से हम जो है, हमारे गांव में स्कूल 10वीं तक ही था, 11वीं 12वीं उन दिनों कॉलेज में होती थी। अच्छा। हाँ, पहले 10+1+3 सिस्टम था। अच्छा। बाद में 10+2+3 हुआ। जी। तो मैं वहाँ से जब मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो ये तो था कि आगे पढ़ना है, तो मैं पानीपत पढ़ने का सोचता था जी। किंतु सोनीपत में एक हरियाणा के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से था हिंदू कॉलेज। अच्छा। तो उन्होंने हमें एक पोस्ट कार्ड भेजा, जो भी मेरिट होल्डर्स थे, मेरा मेरिट में नाम आ गया, गांव के सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो उन्होंने जो है उसमें लिखा कि जो स्कॉलरशिप आपको हरियाणा गवर्नमेंट देगी एज ए मेरिट होल्डर, उतना ही हम एक्स्ट्रा देंगे। यानी हमें 75 रुपया महीना सरकार से मिलता था और 75 रुपया महीना फिर कॉलेज देता था। तो इसलिए उस पोस्ट कार्ड की वजह से मैं सोनीपत आ गया। और सोनीपत में लकीली दिल्ली के भी कुछ लड़के पढ़ते थे। उसकी बैकग्राउंड ये थी कि दिल्ली के लड़के 1 साल बचाना चाहते थे, अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन ना हो तो बीएससी करने में वहाँ हरियाणा में तब भी 10+1+3 था, यानी 14 साल में आपकी बीएससी हो जाएगी। अच्छा। दिल्ली में 10+2+3 लागू हो गया था, तो वहाँ 15 साल लगते थे। अच्छा। तो वो साल बचाने के लिए, साल बचाने के लिए वो सोनीपत आते थे। अच्छा। सोनीपत दिल्ली के बहुत नजदीक है। तो वो लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। मैंने तो आईआईटी का नाम भी नहीं सुना था तब तक। अच्छा, वहां से आपको लगा कि चलो आईआईटी। हाँ, मैं तब तक हमारा सपना था कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा का रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज उन दिनों सिर्फ एकमात्र कुरुक्षेत्र था जी। तो हमारा सपना ये था कि यहाँ की मेरिट में आओ यूनिवर्सिटी की और कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाओ जी। और चूंकि ये दिल्ली वाले लड़के जो है, जो कुछ लड़के आके यहाँ तैयारी हमारे साथ पढ़ते थे और वो आईआईटी का एग्जाम दे रहे थे, मैंने उनके साथ आईआईटी का एग्जाम दे दिया। और लकीली बस ऐसे ही और लकीली मेरा आईआईटी में हो गया। सो आई वाज लकी, यू कैन से। सर मतलब लकी के साथ साथ सर एक मुझे लगता है कि अक्सर कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई बड़ा सपना देखो, बड़ा सपना देखो, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं आपके सपने कितने छोटे छोटे थे कि ठीक है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ कर लेंगे या इंजीनियरिंग, लेकिन कहते हैं ना वो ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ था। सर जब गांव की बात होती है तो एक आपके जहन में, आपके दिमाग में गांव की याद कौन सी है? जब मैं कुराना गांव कह रही हूँ तो आपके जहन में कौन सी याद जो आपके दिमाग में आज भी बैठी हुई है? बहुत सारी याद हैं, स्कूल की याद भी हैं और हम खेतों की याद भी हैं, अपनी गाय भैंस के लिए चारा लेकर। अरे वाह। और मैं क्योंकि किसान फैमिली से नहीं था, हमारी फैमिली जो है ना बिजनेस फैमिली थी, शॉपकीपर्स वाली फैमिली थी। तो मुझे याद है, मेरे को जो किसान बच्चे थे हमारे साथ के क्लास फेलोज थे, बड़े चिढ़ाते थे कि भाई ये तुम इतने सख्त नहीं हो सकते, मतलब वहाँ के लिए जब गेहूँ काटना पड़ता दिन भर तो बड़ा टफ लाइफ है। मुझे ऐसी क्या बात है, मैं भी करके दिखाता हूँ। तो मैं उनके साथ चला जाता था खेती करने के लिए, संडे वाले दिन उनके साथ खेती में पूरा साथ देता था। तो तब से उनको विश्वास हो गया ये तो और टफ है, हमसे भी ज्यादा टफ है। अच्छा, ये कर सकता है। तो उनसे कंपटीशन करता था कि देखिए कौन ज्यादा गेहूं काटता है। अरे वाह। तो ये हम बचपन में करते थे। अरे वाह, अरे वाह। सर जब हम बात कर रहे हैं आपकी पढ़ाई की, जैसे आपने कहा कि यहाँ मतलब आईआईटी आपने किया, सर वहाँ घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्या उनको भी अपने बेटे से उम्मीद थी कि भाई ये पढ़ाई में अच्छा है, आगे कुछ करेगा, या फिर उनको भी लगता था कि ठीक है कुछ ना कुछ ठीक ठीक हो जाए तो भी चलेगा? देखिए ऐसा है ना कि उनको पता ही नहीं था कि इंजीनियरिंग में क्या बड़ा होता है और आईपीएस आईएएस में क्या बड़ा होता था। उन्हें बस ये था कि लड़का ब्रिलियंट है और दूसरा ये कि जो करेगा अच्छा ही करेगा, है ना।
तो इसलिए उनको बस भरोसा था, तो मेरी डेस्टिनी मुझे जहाँ लेके जाती रही। क्या बात है। तो इसलिए उन्हें बाद में पता चला कि IIT बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि IIT तक वहाँ आपने सब पहुंच गए। दोस्तों को बात करी, वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ से भी सर IPS का वहाँ से कैसे सफ़र रहा? ये भी मेरा जो है ना, ये भी मैं कहूँगा एक सडन मोड आया। जी। वो मोड ऐसे आया कि उन दिनों जो IITs थी, उन दिनों कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी IITs में। ओह। ठीक है। और अगर आप समझें तो उन दिनों बहुत सा इंडियन बाहर जाता था। अच्छा। ठीक है। जो IITians खासकर उनका बड़े जो कंप्यूटर्स वगैरह, उनका सपना ही होता था कि जो पहले से डेवलप्ड फैमिलीज के थे कि जो है विदेश जाना है, अमेरिका जाना है। जी। तो हमारे यहाँ के 70 से 80% लोग अमेरिका चले जाते थे। तो वैसे उन दिनों बड़ी थ्योरी चल रही थी कि ब्रेन ड्रेन है, किंतु लेटर ऑन ये हुआ क्लैरिटी कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं था, ब्रेन गेन था। इन द सेंस कि इंडियंस की जो इमेज थी विदेशों में, वो एक गरीब कंट्री की थी, जी। सांप सपेरों वाली थी, एलिफेंट्स वाली थी। जी जी। ठीक है। तो उसकी बजाय IITians ने जा करके उनको पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर में अपना डंका बजा दिया। करेक्ट। ठीक है ना। पूरी सिलिकॉन वैली में IITians का वर्चस्व है एक प्रकार से। तो उन्होंने इमेज बहुत अच्छी बनाई, किंतु मेरे जैसे आदमी को उन दिनों, चूंकि मैं गांव से आया था, तो मुझे लगता था कि भाई मैं वो ब्रेन ड्रेन की थ्योरी में बिलीव करता था कि भाई यहाँ से जो है पढ़ करके हम जाके अमेरिका चले जाएं तो ये तो ठीक नहीं, हमें देश में ही सर्व करना चाहिए। तो मेरा सपना था कि देश में कोई ना कोई इंजीनियरिंग का काम करेंगे। ठीक है। तो थर्ड ईयर की इंजीनियरिंग, थर्ड ईयर के बाद जो है समर ब्रेक जो होता है, उसमें हम लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है। जी। जिसको आजकल इंटर्नशिप कहते हैं। अच्छा, इंटर्नशिप। करेक्ट। हाँ, हमारे टाइम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं। अच्छा। तो मैं उसमें कलकत्ता गया था, उषा फैंस में। ठीक है। श्री राम ग्रुप की कंपनी थी और मेरे को वहाँ पे इंटर्नशिप करनी थी। और उस दौरान मैंने निर्णय लिया कि मुझे लगा कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब आई एम नॉट एबल टू एंजॉय द वर्क ऑफ एन इंजीनियर। ठीक है ना। पढ़ने अलग है, रियल जॉब अलग है। तो पढ़ाई में तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो उतना पोर्शन अच्छा लगता था। जो नॉन मैथमेटिकल होता था वो अच्छा नहीं लगता था, पर पास हो ही जाते थे। जी। परंतु जब फील्ड में आए, जब देखा भाई जो जैसे पंखा होता है ना, उसके रोटर बनता है, कहीं उसके वो बन रहे होते हैं। ठीक है। तो मशीनें दिन भर और मशीनों पे काम और ये सब जो है, तो वो समहाउ वो कहीं ना कहीं मेरी नेचर से मिलता नहीं था, कनेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे पूरा दिन जो है ना 8 घंटे काटना भी एक प्रकार से मुश्किल हो गया था। हाँ। तो इसलिए जब मैंने सोचा जब एक दिन काटना मुश्किल है तो पूरा लाइफ कैसे होगा। तब मैंने, और भी हमारे कुलीग थे वहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनसे चर्चा करके तब ये आया कि नहीं, सिविल सर्विसेज दिया जाए। उसमें जो है पब्लिक सर्विस का ज़्यादा स्कोप है और हम लोग अपना जो इम्पैक्ट है वो भी सीधा देख पाते हैं, और आपको मेकिंग ए डिफरेंस होता है ना, आप कुछ बड़ा सोसाइटी को बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस कारण से मैंने फिर उस थर्ड ईयर के बाद 4 साल के होते IIT, तब डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। अच्छा, वहाँ से फिर आपने, वहाँ से मेरी लाइन चेंज हो गई। ओ, लेकिन आपने पूरा IIT भी पूरा वहाँ पर आपने पूरा अच्छे से आपने तो करना ही होता है। नहीं तो डिग्री के बिना तो मुझे कोई एग्जाम में भी नहीं बैठने देगा। करेक्ट। तो सर एक आप कह लीजिए कि हम ये समझ सकते हैं कि आप जब IPS नहीं भी थे, जब आप तैयारी कर रहे थे, IITian थे आप, तब भी वो एक समाज सेवा का एक बीज आपके अंदर था कि कुछ समाज में तो था। ये तो था ही कि जैसे पहले ये था कि अमेरिका नहीं जाना है, देश में इंजीनियर बन के देश में ही सेवा करनी है। और फिर ये हुआ कि नहीं, इंजीनियर बन के इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा सेवा करने का, इसलिए भी सिविल सर्विस दिया। और सर ये सारी चकाचौंध है, मतलब आराम से किसी भी व्यक्ति का पिघलना बड़ा लाजमी सा हो जाता है कि अरे अमेरिका बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे, पूरे परिवार में होगा कि अरे लड़का बाहर है, तो वो एक चकाचौंध। मैंने कहा ना, चकाचौंध का ही ट्रेंड था और मोस्टली लोग उसी को फॉलो करते थे। उस टाइम वही था। करेक्ट। तो हम उस टाइम भी थोड़ा लीक से हट करते। लेकिन सर मुझे लगता है ऐसे, जबकि बाद के दिनों में ये भी लीक बन गई है, बहुत लोग दे रहे हैं। करेक्ट। हमारे टाइम में बहुत कम IITian देता था सिविल सर्विस का एग्जाम। करेक्ट। लेकिन सर इतनी सिंपल फैमिली से आना, येट इतना मेंटली स्ट्रांग होना कि नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, या मुझे वो जो भेड़ चाल चल रही है वो नहीं करना, सर वो भी मुझे लगता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे नहीं लगता हर कोई इतने स्ट्रांग डिसीजन ले पाता है, स्पेशली जब आप इतने सिंपल बैकग्राउंड से, अगर आप बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से होते तो इंसान होता है कि ठीक है मैंने पैसा बहुत देखा है या मैंने, लेकिन ऐसे इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए भी ऐसे डिसीजंस लेना मुझे लगता है बहुत
बड़ी बात है एक तरह से। हाँ, एक प्रकार से स्ट्रगल तो है ही। जी कहीं ना कहीं हमने स्ट्रगल भी किया, जैसे गांव से आकर के आईआईटी में एडजस्ट होना, जी। वो भी एक स्ट्रगल था। एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल और ये सब के बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे ज़्यादा एडमिशन पाते थे, जो Correct. कोचिंग वगैरह करके आते थे। तो हमने कुछ भी नहीं किया हुआ था, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती थी। तो हमको जो है उसमें अपने को माहौल में अपने को एडजस्ट करना, अपने को अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, और फिर ये भी कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि मैं जो कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ सही है। सही है। तो ये सब हमने तभी से, मतलब संघर्ष में ही तभी से इस बात को सीख लिया, और तभी से स्टैंड लेना भी सीख लिया। आपने जो स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप गांव से निकले थे तब बहुत सारी अलग चकाचौंध थी, तो सर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो वैसा जीवन जी रहे होंगे या फिर कुछ बनना चाहते होंगे, लेकिन एक नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ किस तरीके से आगे बढ़े, या कुछ करने की भावना तो है, समाज को बदलने की भावना तो है, लेकिन कैसे वो एक स्टेप बढ़ाएं वो नहीं समझ पा रहे। तो आप उनसे क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल से सपने बड़े देखें, नंबर 1। नंबर 2, सपने ऐसे देखें जो हमारे दिल और दिमाग दोनों के नज़दीक हैं। बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। चाहते कुछ है, टैलेंट है नहीं। करेक्ट। ठीक है, तो वो उधर ही होना चाहिए जो हम चाहते हैं दिल से, और हमारा टैलेंट भी उधर ही होना चाहिए। हमें अलाइनमेंट कर सकें तो अच्छा होगा। और फिर तीसरा स्टेप है फोकस करना, अर्जुन की तरह, कि बस हमें सिर्फ उसकी चिड़िया की आँख दिख रही है, तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और मतलब ये डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कि वो सामने वाला भी अच्छे स्कूल में पढ़ा है या कि अच्छी फैमिली से आता है, उसके पास कार है, तो तुम्हारी गलती थोड़ी है। सही बात है। भाई इट इज़ जस्ट बाई चांस कि आप कहीं छोटी जगह पैदा हुए, वो कहीं बड़ी जगह पैदा हुए, उसने अपनी मेहनत से तो किया नहीं हो सकता। करेक्ट, मतलब अपनी ग्राउंडिंग याद रखनी है। हाँ, तो नहीं, कॉन्फिडेंस भी नहीं खोना है। अगर दम है तो अचीव हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल सेम जो आपने बोला, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ से गुजरे हम। सही बात। जब हम गए तो वहाँ तो सब इंग्लिश स्पीकिंग माहौल था। करेक्ट। सारी पढ़ाई इंग्लिश में थी, जो 90% बच्चा इंग्लिश में बोलता था। जी। ठीक है, तो जो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे उनको कहीं ना कहीं कम समझाया जाता था, कम समझा जाता था, हीन भावना से देखा जाता था कि अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, कि ये तो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। हाँ। किंतु देखिए कॉन्फिडेंस की बात है कि हमने कहा क्या हो गया, हमें तो मौका नहीं मिला ना। हम 10वीं तक तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहे थे। सही बात है। 11वीं 12वीं जो साइंस पढ़ी वो इंग्लिश में जरूर पढ़ी, बट वहाँ भी इंग्लिश बोलते नहीं थे। तो जब हमने यहाँ तक आ गए तो उसमें सीखने में, बोलने में कितना दिन लगा। कितना दिन। ये ऐड करना चाहता था कि जब मैं पास आउट हुआ तो आई गॉट द मैक्सिमम अवार्ड्स। ओह, जिस साल में पास आउट हुआ, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है ना। बिल्कुल सर। हाँ, मतलब वी स्टार्टेड एज एन अंडरडॉग, और धीरे धीरे हम जो है मेन स्ट्रीम में भी आ गए, और जब पास आउट हुए तो मेरे को बैच में सबसे ज़्यादा, हॉस्टल में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले। तो सर वो लोग जो आपको थोड़ा सा कम महसूस करवाते थे यार, तो क्या आपने थोड़ा शो ऑफ किया कि देखा? वो मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन सर उनको लगा तो जरूर उनको होगा। पता है, आज भी पता है। अच्छा। उनमें से आधे अमेरिका में, आधे इंडिया में। ओह, तो सर वो आपको देख के थोड़ा सा एनवी तो करते होंगे। नहीं, हम तो खुश होते हैं, बचपन के क्लासमेट हैं तो सब खुश होते हैं। सर ये तो आईपीएस में जाने के सफ़र के बारे में बात की। अब सर उस सफ़र के बारे में बताइए जो आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट सफ़र रहा। मैम के बारे में थोड़ा सा बताइए, अलकनंदा मैम, क्योंकि मैं बता दूं मैंने जितनी बार भी सर को देखा है, हमेशा आपको मैंने देखा है, कहीं भी आप हमेशा मैम को हमेशा आगे रखते हैं कि अरे मैंने कितनी भी भागा दौड़ी हो रही होगी, मैंने हमेशा सर को देखा है, हमेशा सर कहते हैं अरे मैम को बुलाओ, मैम को बुलाओ, मैम को आगे रखो। तो सर उस बॉन्डिंग के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा मैथमेटिकल टैलेंट है और उनका आर्टिस्टिक है। करेक्ट। तो जो आप ये गार्डन देख रहे हैं और जो इंटीरियर देख रहे हैं, सब उनकी देन है। सब उनका तो मैं इन चीज़ों में जीरो हूँ। ठीक है, इसी तरह से उनमें ना क्या बोलेंगे, थोड़ा डोमिनेटिंग भी है वो जी, और फाइट बैक का स्पिरिट भी ज़्यादा है। तो मैंने कई बार देखा कि लोग बाग जो आपकी शराफत को ना आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। हाँ। तो इस चीज़ में मुझे लगा कि वो सही है।
बहुत एक्स्ट्रा शराफत को जो कमजोरी समझते हैं उनके लिए अब आपको शराफत कभी कभी छोड़नी ही पड़ती है। जो बदमाश लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, वो आपकी शराफत का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मैडम उस चीज में बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो वो फिर ऐसे लोगों को रगड़ने में विश्वास रखती है। क्या बात है, क्या बात तो कहीं ना कहीं उनसे वो एक आध बार मैंने यूज किया तो देखा वो सफल है, वो मॉडल भी। ये मतलब आप लोग एक दूसरे से चीजें सीखते भी रहते हैं कि अच्छा हाँ ये चीज इनसे सीख ली। क्या बात है सर। अच्छा सर, जब मेरी आपकी डॉटर कुहू से बात हो रही थी तो वो ये चीज़ जब मेरी बात हो रही थी, मैं आपके बारे में बात कर रही थी, तो वो मुझे इम्फेसाइज इस बात पे ज़रूर कर रही थी कि आपने हमेशा एज अ पुलिस ऑफिसर और एज अ फादर आपने हमेशा अपनी ड्यूटी को हमेशा आगे रखा है। जब आप आज देखते हैं, पहले उस वक्त के बारे में सोचते हैं, तो सर क्या आपको थोड़ा सा भी मतलब रिग्रेट होता है कि नहीं, मैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग में नहीं गया लेकिन मैंने पुलिस की ड्यूटी में 1% भी मैंने कहीं छुट्टी नहीं ली, कुछ नहीं किया? सर कभी आप सोचते हैं उस बारे में कि आपने हमेशा ड्यूटी को आगे रखा? नहीं, वो सच है कि ड्यूटी को हमेशा प्रायोरिटी दी गई, पर कहीं ना कहीं बैक पे ये भी रहता है कि बच्चों को चलो मैम देख ले रही हैं, हाँ करेक्ट। और जब उनके मेरे मन में ना ये जो वो है, 2 बातें रही जी। पहली बात तो ये कि हमें तो कोई कभी वैसा सपोर्ट नहीं मिला, भाई पेरेंट्स इस पोजीशन में नहीं थे कि वो हमें कोई हेल्प कर सकते। करेक्ट। उनका एक मॉरल सपोर्ट था कि आप जो करोगे सही करेगा हमारा बच्चा, जी। ठीक है, बट ऐसा नहीं था कि वो हमें कुछ गाइड कर सकते, ठीक है ना। तो हम बिना गाइडेंस के एक गांव के सरकारी स्कूल से सही बात है उठ करके जब IIT आ गए तो हमारे बच्चों को तो हमसे 10 गुना अच्छे स्कूल मिले हैं। मैं सोचता था अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है, दे विल ग्रो देमसेल्व्स। मेरे को ये भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि वो कर ही लेंगे। तो ऐसा क्या, जब हम गांव से आके कर चुके तो ये भी कर लेंगे। तो मैंने इसलिए मैं उन पे छोड़ना चाहता था कि जो जैसा करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर दूसरा ये जो फैक्टर मैंने कहा कि मैम है वो भी देख ही लेंगी, तो इसलिए मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। किंतु जब उनके कैरियर के गाइडेंस की टाइम आया, उस टाइम मैंने ज़रूर उनको गाइड किया। अच्छा सर, क्या आप जैसा व्यक्ति जो मतलब IIT भी आपने मतलब बस आपने दोस्तों को देखा और आपने वहाँ मतलब क्योंकि हर कोई, जब हम ये बात कह रहे हैं तो हर कोई आज की तारीख में जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, IIT हर कोई क्लियर नहीं कर पाता, UPSC हर कोई बहुत मुश्किल है, देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम। एग्जैक्टली। तो सर क्या आपके जैसा, जो मैं ओवर अचीवर ही कहूँगी, तो क्या आप क्या ऐसा लाजमी है या क्या ऐसा आप जब फादर बने तो क्या आपने अपने बच्चों को भी मतलब क्या उन्हें रहता था कि नहीं मेरे फादर ने तो इतना करा है तो हमें भी कुछ दिखाना है या कुछ करना है, तो क्या वो प्रेशर आपने कभी दिया या आपने कैसे कोशिश की कि उन पे कोई प्रेशर ना आए? देखिए, पॉसिबल है कि उन्होंने प्रेशर लिया हो और मैंने जो है कैरियर में उनकी गाइडेंस तो की है, ठीक है, किंतु फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अपनी ओर से ऐसा कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ये नहीं दिया कि भाई IIT नहीं गए तो जाने क्या तूफान मच जाएगा। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है। आई हैव ट्राइड टू गाइड देम। और आगे तो ये बात सही है कि कभी कभी बच्चा प्रेशर ले लेता है और उसको हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, बट मैं एक बात ज़रूर है, मैं ओवरऑल फ्रीडम में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और बच्चों को मैंने शुरू से कहा कि यू आर फ्री टू चूज व्हाट यू वांट। करेक्ट। बट एक बार आप चूज कर लो तो फिर फोकस्ड होके काम करो, उसमें मैं ज़रूर गाइड करने की उनको कोशिश करता हूँ। जी। अच्छा सर, यहाँ पर्सनल लाइफ के बारे में आपकी बात हुई, अगर हम आपके पोस्टिंग्स के बारे में जब मैं देख रही थी, आपकी सर पोस्टिंग बहुत ही अलग अलग जगहों में हुई है, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, मुरादाबाद में, मथुरा में, चमोली, हरिद्वार, रामपुर में, मणिपुर में, शाहजहाँपुर में। तो सर इतने अलग अलग जगहों में आपकी पोस्टिंग रही है, तो कैसा अनुभव रहा सर? मतलब ये तो आधा इंडिया आपने पूरा कवर कर लिया, तो वो कैसा अनुभव रहा? नहीं, देखिए यूपी कैडर में थे तो यूपी तो बहुत बड़ा स्टेट है, आप जानते ही हैं, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने जब तक कि SSP-शिप छोड़ी तो मेरे मतलब 17 पोस्टिंग हो चुकी थी। बाप रे, 12 साल में 17 पोस्टिंग। 12 साल में 17 पोस्टिंग? जी। हाँ, तो जब से उत्तराखंड आए तो स्टेबिलिटी बढ़ी है। और मैं 5 साल दिल्ली भी गया था CRPF और BSF में, वहाँ भी मैंने देश का बहुत बड़ा एक्सपोजर मतलब मिला मुझे, क्योंकि मैं IG एडमिनिस्ट्रेशन था BSF में 3 साल, IG पंजाब और IG बंगाल था। तो वो फ्रंटियर पूरा देखा, सीमा का मतलब, और साथ ही साथ जब मैं IG एडमिनिस्ट्रेशन था तो मैंने पूरे BSF
को जो है पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट, सबको A to Z उनके कैंपसेस देखे, बॉर्डर की चौकियां देखी, उनमें उनका मैंने वो किया, अपलिफ्टिंग किया, मतलब उनका लाइफ, जिससे जवानों का लाइफ बेटर हो सके, ये करने का प्रयास किया। ऑल्सो सर, जब मैं आपके ऑफिस में बात कर रही थी तो क्योंकि मैंने आपको कभी गुस्सा करते हुए, कभी टेम्पर लूज करते हुए नहीं देखा, मैं उनसे बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि नहीं हमने भी नहीं देखा। तो सर ये कैसे, मतलब आप जिस ओहदे में हैं और जितना 33 इयर्स प्लस आप एज पुलिस ऑफिसर काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो सर ये टेम्पर लूज नहीं करना, मतलब इसके लिए आप कुछ स्पेशल चीज़ करते हैं जिसकी वजह से आपका टेम्पर कंट्रोल में रहता है, या फिर कैसे सर, ये कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि टेम्पर लूज बिल्कुल ही नहीं करते, कभी कभी हो जाता है, और बहुत रेयर होता है मेरे साथ। मुझे महीने में 1 बार हो गया, जबकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ दिन में 10 बार करते हैं। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल मैं अपने को मतलब काफ़ी वो मानता हूँ इस मामले में कि मैं अपने को कंट्रोल कर पाता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ। देखो ऐसा है ना, आप पावर की पोजीशन में तो पहले से ही हो। करेक्ट। और अगर आप टेम्पर लूज करोगे तो सामने वाला तो पहले ही डरता है आपसे, और पोजीशन खराब होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, वो कूल हेडेडली लिए जाने चाहिए, क्योंकि हमारी जो पुलिस की नौकरी बहुत टफ है। आपके एक निर्णय से किसी के पूरे लाइफ चेंज हो जाता है। FIR होगी या नहीं होगी, अरेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है, और इनको मैं सोचता हूँ जो हम टेम्पर लूज करेंगे तो वो एक अच्छा गुण नहीं है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए। एक पुलिस ऑफिसर को बहुत ही सहनशील और बहुत ही कंट्रोल्ड उससे बिहेव करना चाहिए। क्या बात है। आई एम श्योर आज मतलब हम सर से जो बात कर रहे हैं एज DGP ऑफ उत्तराखंड, सर को इस तरीके से सर का ये वाला जो एंगल है, पर्सनल एंगल या ये सारी चीज़ें, ये हम में से शायद ही कोई जानता होगा। जो आपको पर्सनली नहीं जानता हो वो तो बिल्कुल ही उसने कभी नहीं देखा होगा। ऑल्सो सर, जब आपके करियर के बारे में बात होती है तो एक और एक फेदर आपके कैप में और है, वो है एज अ ऑथर। आपने किताबें भी लिखी है, तो सर वो कैसे हुआ? मतलब आप ऑलरेडी मतलब इतनी सारी चीज़ें, आप मतलब IIT भी रहे, आपने इंजीनियरिंग भी की हुई है, आपने IPS ऑफिसर हैं आप, तो सर किताब लिखना वो शुरू मतलब वो एक पैशन था कहीं ना कहीं, या फिर आपको पुलिस में आने के बाद आपको लगा कि नहीं, इन टॉपिक्स में मुझे लिखने की ज़रूरत है? देखिए, वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई थी मेरी 10वीं के आसपास से। 10वीं के आसपास? हाँ, वैसे तो मैंने, आप हैरान होंगे, 4th क्लास में था जब मैंने महाभारत पूरी पढ़ ली थी। 4th क्लास में? ओह माय गॉड। और मुझे उसका वार वाले चैप्टर्स और वो इतने अच्छे लगता कि वो मैं 3-4 बार पढ़ लिया मैंने, रिपीट कर करके। तो कुछ तो था ये वाला शौक। फिर भी एक मेरे सीनियर थे गांव के स्कूल में, 2 साल सीनियर, वो अपने बैच के टॉपर थे, मतलब वो, उन्होंने भी मुझे बुक्स का थोड़ा जो है एक प्रकार से हॉबी मेरी बनवाई जी। अच्छे ऑथर्स की बुक्स पढ़ना, ठीक है। और फिर मेरे अपने क्लास में दोस्त थे, वो बहुत लिटरेचर पढ़ते थे, प्रदीप, तो उनसे भी उनको देख के मैंने भी थोड़ा लिटरेचर में इंटरेस्ट हुआ। तो जब आप पढ़ने लगते तो फिर कहीं ना कहीं लिखने का मन भी करता है, ये है ना। फिर जब हम IIT में थे तो कोई कंपटीशन हो जाते थे, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, तो उसमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर लिया, तो देखा नहीं आप अच्छा लिख सकते हो। तो उसी बेसिस पे मुझे 87 में बेस्ट ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला IIT में। रियली सर? तब से मेरा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। ओह माय गॉड। सर मुझे लगता है जितने लोग भी ये आपको सुनेंगे उन सबको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि हम एक चीज़ लाइफ में नहीं कर पा रहे ठीक से, और सर ने मतलब IIT भी कर रखा है, IPS भी, मतलब और ऑथर भी। ओह माय गॉड। तो सर किताब लिखना, वो क्या आपको, जब आपने इतनी सारी चीज़ें की हुई हैं, तो वो क्या डिफिकल्ट एक्सपीरियंस रहा, या आपने मतलब मज़े में, जैसे आप बता रहे बैकग्राउंड आपका था? किताब तो मज़े में नहीं लिखी गई। क्या था कि मैंने जो, जैसे मैंने कहा, जो मेरे फ्रेंड से और जैसे मेरे को लिटरेचर में इंटरेस्ट था, तो वहीं से मैंने एक डायरी लिखने की आदत डाल ली थी 10th क्लास से। जो पहले जो मैंने जिनको कहा, जिन्होंने मुझे गाइड किया, तो वो डायरी लिखते रहने से फ़ायदा ये हुआ कि जब भी मेरे को कोई बहुत
इम्पोर्टेंट या बड़ी घटना होती थी लाइफ में, या कोई संवेदनशील इशू आता था, या किसी को देख के बड़ा दिल को वो पहुंचता था, मतलब जी। दिल की अच्छा, गहराइयों लिखने- तक लिखने इशू की जाता आदत थी था, आपको? तो वो मैं अपनी डायरी में लिख लेता था। हाँ। तो वो पहली जो किताब आई है खाकी में इंसान या ह्यूमन इन खाकी, जी। तो ये जब वो मैडम ने देखी मेरी डायरीज, तो उसने कहा ये तो बहुत बहुत बड़ा मटेरियल है इसमें, बहुत और ये पूरे देश के लिए भी उपयोगी होगा, पुलिस के लिए भी उपयोगी होगा, तो इसको बुक में कन्वर्ट किया जाए। तो तब हमने उसको किताब में कन्वर्ट करने का मन बनाया, वो 20 साल की पुलिस सेवा के बाद। और सर वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट हुई है, बहुत सारे लोगों मेनली ने। तो हमने तो हिंदी और इंग्लिश में लिखी है, जी जी, बट वो बाद में बंगाली, गुजराती और मराठी में ट्रांसलेट हुई। क्या बात है सर, मतलब ये भी आई एम श्योर ये भी बहुत सारे लोगों के लिए ये भी इंस्पिरेशन है कि नहीं, अगर आपके जहन में कोई बात है या आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कोई भी जरिया आप अपना सकते हैं, लेकिन आपकी वो बात लोगों तक पहुंचेगी ज़रूर, राइट। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं आपके करियर की, तो सर आप दो चीज़ों पे, मैंने देखा है आप दो चीज़ों पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं, एक ड्रग्स का इशू, दूसरा साइबर क्राइम। आप इन दो चीज़ों पे और चीज़ों पे भी आप एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन इन दो चीज़ों पे आपने हमेशा बहुत ही अपने सोशल मीडिया पे भी, या आपके कोई भी फेसबुक या इंस्टा लाइव होता है आपका, तो आप उसमें भी बहुत आप इन दोनों पर आपने खुल के बात की है। तो क्यों आपको लगता है सर कि इन दोनों पर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की देखिए, जरूरत ये हमने जब से मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना है? जी 2017 से, यानी तो पिछले 5 साल से मैंने इन पे एम्फेसाइज किया है, करेक्ट, ओवर एम्फेसाइज कह सकते हैं, बट क्योंकि इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मतलब इनको मैंने 4 एरियाज को थ्रस्ट एरियाज बोला, ठीक है, 4 एरियाज, जिनमें से 2 तो ट्रेडिशनल है, जी एक ट्रैफिक और एक महिला सुरक्षा, जी, क्योंकि पहले भी थे ये प्रॉब्लम, ये तो correct। हाँ, और आज भी है, करेक्ट, किंतु ट्रैफिक प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ती जा रही है। पहले क्योंकि गाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ियाँ कम थी, अब बिल्कुल। गाड़ियाँ बढ़ती गई। बिल्कुल। पहले जब उत्तराखंड बना 4 लाख गाड़ियाँ थी, आज 33 लाख गाड़ियाँ हैं, तो समस्या तो बढ़ेगी। तो मैंने ट्रैफिक को, महिला सुरक्षा को अपने थ्रस्ट एरियाज, फोकस एरियाज में रखा। फिर 2 नए एरियाज आ गए। ड्रग्स पहले कभी इतनी नहीं थी, अब बढ़ती जा रही है। बढ़ती तो जाए, ड्रग्स और साइबर क्राइम तो नया फिनोमेना है, इंटरनेट भी तो नया है, नया है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, तो साइबर क्राइम, ये दोनों ऐसा ऑल परवेडिंग है, हर यूथ को प्रभावित कर रहे हैं, हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इनको थ्रस्ट एरियाज माना उत्तराखंड पुलिस के लिए, फोकस एरियाज, इन पे मेहनत किया। इसीलिए मैं इन पे फोकस करता हूँ कि भाई ये पूरी सोसाइटी को खाए जा रहे हैं, मतलब करेक्ट, तो हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे, सोसाइटी को जागरूकता नहीं करेंगे, लोगों के साथ मिल करके इन चीज़ों को समाज से उखाड़ेंगे नहीं, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। करेक्ट, इसलिए लोगों को साथ लेने के लिए हम जागरूकता फैलाते हैं। जी। और सर, जब मुझे लगता है एज डीजीपी बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आधी बात पता है या नहीं पता या जो भी है, तो सर एज डीजीपी आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं या कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, क्रिटिसिज्म की ना 2 तरह का क्रिटिसिज्म होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जी, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसका ओवरऑल पर्पज ये है कि उससे चीज़ों में सुधार आए, सुधार है। तो वो मैं उसको उसी रूप में लेता हूँ, ठीक है। जी, कहीं भाई हमारा कोई निर्णय है, उससे 10 लोगों में से 2 लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, जी, ठीक है, तो हम अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो मैं उसको नेचुरली लेता हूँ और उसमें मॉडिफाई भी करता हूँ। मैं कोई इम्प्रूवमेंट करने की इम्प्रूवमेंट कोशिश। करता जी, हूँ, कोई एडमेंट नेचर का नहीं हूँ मैं। अगर मुझे लगता है कि मेरे निर्णय में ये और सुधार कर दिया जाए तो वो हम करते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म जो है ना, आपका देखिए लिटरेचर हो, मूवी हो, उसमें क्रिटिक्स होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, और वो कहीं ना कहीं क्रिटिक्स से भी आप भी सीख लेते हो और आगे की अपने को सुधारने की कोशिश करते हो, जी। ठीक है। किंतु एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो पावर गेम है, तो इसमें कुछ एक ऐसा क्रिटिसिज्म भी है विच इज ओनली फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, कि मतलब कुछ बुरा बोलना है। हाँ, क्योंकि उन्हें किसी का साथ देना है। अब आप जब क्रिमिनल को पकड़ोगे, माफिया को जेल भेजोगे, तो आपकी तारीफ तो करेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पीछे लग जाता है, फिर वो किसी न किसी तरह से नेगेटिव बोलना शुरू कर देता है। ऐसे ही हमारे अपने डिपार्टमेंट में, जबकि 99% पुलिस बहुत अच्छी है, आपने देखा मैंने पूरी खाकी में इंसान लिखी, तो पुलिस कितना पॉजिटिव रोल करती है, किंतु हमारे यहाँ भी 1% ऐसे लोग हैं जो राइट थिंकिंग ऑफिसर को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है वो टफ है। सर, आपने बीच में यूएन के बारे में बात की, यूएन मिशन में भी आप थे कोसोवो में, तो वो कैसा अनुभव था सर? बहुत ही अलग तरह का अनुभव था।
कोसोवो जो है यूगोस्लाविया का पार्ट था। यूगोस्लाविया में 7 स्टेट्स थे जी। आज वो अलग कंट्री बन गए सब। तो धीरे बेसिकली डिसइंटीग्रेट हो रहा था यूगोस्लाविया। तो उसी में यूएन के मिशन चल रहे थे। तो जब कोसोवो का मिशन शुरू हुआ तो शायद 98 में हुआ था और मैं 2000 के दिसंबर में गया था वहाँ 2 साल बाद। तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया रहा वहाँ, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस की शिकायतें थी। वैसे सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ ये लगी वहाँ, एक तो 52 देशों की वो थे कॉन्टिजेंट, ठीक है। तो एक प्रकार से 52 देशों की पुलिस ऑफिसर्स थे, आर्मी भी थी बट पुलिस ऑफिसर 52 देशों। तो एक प्रकार से आप एक दूसरे की कल्चर समझते हो, एक दूसरे की पुलिसिंग देखते हो, एक दूसरे की यूनिफॉर्म देखते हो कि अच्छा हाँ यहाँ ऐसा है, ये ऐसा है। जी। तो वो सब का 1 साल का अनुभव रहा, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। यद्यपि आई विल से कि वहाँ पूरी ओवरऑल यूरोपियन पुलिस में इतना हार्ड वर्क नहीं जितना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पुलिसिंग बहुत टफ है। इतनी टफ मुझे वहाँ की पुलिस वहाँ की नहीं लगी। किसी भी हम ऑफिशियल को देखते हैं तो हमें एक ही चेहरा उनका दिखता है कि ठीक है वो काम ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पर्सनल उतार चढ़ाव से भी कभी वो व्यक्ति विशेष गुजरता है। रिसेंटली सर आपके मदर एक्सपायर हुई और लेकिन फिर भी आप काम करते रहे, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद भी आप रुके नहीं। ऐसे नहीं, वो कोई टाइम का गैप होगा। मैंने 5 दिन की छुट्टी ली थी जी। और मैं मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड था और काफ़ी मतलब बहुत याद आती रहती उनकी। तो 5 दिन की छुट्टी ली और फिर 13वीं पे 2 दिन फिर लिया मैंने। तो उतना तो ऑफ लिया बट बाकी तो फिर इस पे मतलब इससे ज़्यादा का छुट्टी लेने में थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाती। लेकिन सर ये कितनी बड़ी बात है कि आप उसके बाद भी अपनी ड्यूटी को इतना ज़्यादा आप आगे मुझे याद है उससे पहले 2020 में उनके स्टंट पड़े थे। अच्छा। और कोरोना की शुरुआत थी। अच्छा। पहली या दूसरी मीटिंग थी कोरोना की और स्टंट पड़ रहे थे और मेरे को फिर भी उस मीटिंग में जाना पड़ा था। वो ज़्यादा बड़ा वो था। आप चाहते थे मदर के साथ? हाँ, मैं पूरा तैयारी हुआ और ऑपरेशन स्टंट डलना शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा काम तो यहाँ डॉक्टर ने करना है, मुझे थोड़ी करना। मैं तो इसलिए मैं उनको बोल के फिर मैं अपनी मीटिंग में आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है। मुझे लगता है ये सब चीज़ें दूर बैठा हुआ जो फोटो आपकी देख रहा है फेसबुक पर, इंस्टा पे, वो नहीं समझ पाए। उनको तो लगेगा कि अरे उनकी तो लाइफ पावर है, इतनी पावर है, अच्छा इतना उनकी तो सैलरी इतनी होती होगी, ये होता होगा। वो डेप्थ जो है आपकी ड्यूटी की, जो आप इतने साल से आपने गरिमा रखी हुई है, वो मुझे नहीं लगता वो कोई दूर से देखने वाला वो चीज़ समझ पाता होगा या उसको माप पाता होगा। सर जब आपकी हम बात करते हैं तो आपके करियर के बारे में तो हमने बात की और एज अ पर्सन भी हम आपको समझ रहे हैं कि आपने इतनी सारी चीज़ें की, लेकिन स्टिल आप बहुत हम्बल रहते हैं। सर जब वैसे तो खाली वक्त अब आपका नहीं होता, लेकिन क्या चीज़ और आपको पसंद है? हॉबीज़ में क्या क्या पसंद है सर आपको? सबसे ज़्यादा तो खेलना, क्योंकि जो मैंने शुरू से आज तक कभी कम नहीं हुआ है। बैडमिंटन और टेनिस खेलता हूँ मैं आजकल। वैसे मैंने राइडिंग भी बहुत की है, बड़े लेवल पे जंप्स वगैरह कराए हैं, टेंट पैकिंग किया है। और उसके बाद था लिटरेचर, जो थोड़ा कम हो गया आजकल। पढ़ना का टाइम नहीं मिल पाता, नहीं तो मैं काफ़ी लिटरेचर पढ़ता था और लिखता भी था, तो दोनों थोड़ा कम हो गया है। और तीसरा जिसे मैं कहूँ कि जो मैं फ्री टाइम में एंजॉय करता हूँ, म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, पुराने सॉन्ग्स, क्लासिकल भी और मूवी सॉन्ग्स भी, फिल्मी गाने भी और क्लासिकल संगीत दोनों एंजॉय करता हूँ मैं। ये सब चीज़ें आपके स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। मुझे याद है मैं हरिद्वार में कर्फ्यू लगा था 4 दिन और 20, 21, 22 घंटे की ड्यूटी होती थी, तो मैं 23वां घंटा खेलता था सोने के बजाय, क्योंकि स्ट्रेस बाहर निकलता है स्पोर्ट्स के थ्रू। ऐसे म्यूजिक का भी यही है। तो उस वक्त ऐसा नहीं लगा आपको कि सर रेस्ट कर लेते हैं, 1 घंटा मिला है? नहीं, पहले खेलना उसके बाद रेस्ट करना। मिलेगा तो रेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये था। तो ऐसे ही म्यूजिक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, कहीं ना कहीं उसमें मेडिटेशनल वैल्यू भी है। ये तो है सर। क्लासिकल म्यूजिक में, भक्ति संगीत में, सब में मेडिटेशनल वैल्यू है। अतरंगी से लोग। अच्छा, अब टाइम हुआ है रैपिड फायर का। रैपिड फायर जिसमें सर को एकदम जवाब फायर की तरह देना है, लेकिन ट्विस्ट के साथ। और ट्विस्ट ये है, मिठाई की प्लेट हमारे पास यहाँ पर है। बंगाली स्वीट्स, जो देहरादून का जाना माना स्वीट शॉप है, वहाँ से पहाड़ी मिठाई हमारे पास है। सर
रैपिड फायर है, आपको फटाफट जवाब देना है। जी, जी। जवाब आपको खाते अरे अरे, वो जरूरी क्या हुआ? सर खाते खाते आपको जवाब देना है। पहला सवाल सर, कौन सी वो एक चीज है जो पुलिसमैन लोग नहीं जानते या नहीं देख पाते दूर से? वो मेरे ख्याल से ये नहीं देख पाते कि इनके बेचारों की भी फैमिली है, इनको भी त्योहार मनाने हैं, इनको भी परिवार देखना है। वो खाली पुलिस पे शिकायत करते रहती है, हैं। तो पुलिस के जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो उनको आम जनता नहीं देख पाती। हाँ। जी सर, थोड़ा सा खाते हुए चलिए, आपने कहा तो ले लिया। ठीक है सर। अच्छा, आईपीएस की तैयारी के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ट्रू या फॉल्स? सेक्रीफाइसेस तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ बहुत टफ है। हाँ, मतलब जो पूरा सिविल सर्विसेज एग्जाम है मेरे ख्याल से देश का सबसे टफ एग्जाम है। तो मेहनत एकदम पूरी? बहुत ज़्यादा। मैं तो पहली बार पढ़ा 14 घंटे पढ़ता था। 14 घंटे? IIT के लिए कभी नहीं पढ़ा मैं, इसके लिए बहुत पढ़ा सिविल सर्विस के लिए। अरे बाप रे, 14 घंटे, माय गॉड। अच्छा, आईपीएस ऑफिसर में 3 क्वालिटीज कौन सी जो आपको लगता है कि होनी ही चाहिए एक अच्छे आईपीएस में? ऑनेस्टी, दूसरा संवेदनशीलता, विक्टिम के प्रति संवेदनशीलता, तभी हम उसकी मदद करेंगे। करेक्ट। और तीसरा डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग। बहुत फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको, क्योंकि आप सोचते रहे वो नहीं वो। ऑनेस्टी में मैं जोड़ूंगा कि ऑनेस्टी के साथ बदमाशों के प्रति सख्ती, ये 3 गुण होने चाहिए जी, कम से कम। वैसे तो एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर में 50 गुण होने चाहिए। 50 गुण? अरे बाप रे। अच्छा सर, रील और रियल लाइफ में पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, जो रियल में दिखता है और जो रील जो मूवीज में दिखता है? मूवीज में तो हमेशा ही पुलिस की इमेज को खराब किया गया पहले तो। बाद के दिनों में जरूर कुछ मूवीज आई जिन्होंने पुलिस की इमेज को अच्छा करने की कोशिश की। अदरवाइज जब हम बच्चे थे तब तो हम हर मूवी में पुलिस बाद में ही आती थी, क्योंकि अगर पुलिस पहले आ गई तो हीरो क्या करेगा। तो इसलिए जो है वो उन्होंने पुलिस का मजाक ही बनाया, जो सही नहीं था। उससे पुलिस की इमेज खराब हुई। मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंस है रियलिटी में और रील में। और अभी रियलिटी के नाम पे भी जो दिखाया जा रहा है वो भी पूरा सच नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। तो मैं कहूँगा कि मूवीज हों या सीरीज हों, उनमें रियलिटी आनी चाहिए। रियलिटी के नाम पे आजकल या तो एनकाउंटर्स दिखाए जा रहे हैं या गाली गलौज दिखाया जा रहा है, जो सही नहीं है। रियलिटी कैसे पुलिसिंग हो रही है, कैसे हम लोग विक्टिम की मदद कर सकते हैं और कैसे पुलिस केसेस वर्कआउट करती है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। सर, अगर आप आईपीएस ऑफिसर नहीं होते तो आप क्या होते? जैसा मेरे साथ वो ट्रेनिंग वाला वो नहीं होता एक्सपीरियंस, तो हो सकता है मैं कहीं इंजीनियर होता। अच्छा, आप इंजीनियर होते? वो पॉसिबल था, मतलब कहीं ना कहीं HMT में इस तरह की उन दिनों फैक्ट्रीज थी ना, BHEL है, ये सब में कहीं ना कहीं होता, ONGC में। हाँ, अगर मैं पुलिस ऑफिसर नहीं होता तो। सर, कुछ आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ, आपको बताना है इनमें से आप क्या चूज करेंगे, देहरादून या कुराना? कौन सा आपको चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करेंगे? अब तो देहरादून ही। करेक्ट। मिठाई या समोसे? समोसा तो मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन मिठाई परंतु मैं दोनों त्याग चुका हूँ। कोई सा भी सर, जो पसंद है आपको कैसे त्याग सकते हैं? कोई सा भी नहीं चूज करूँगा मैं। अच्छा सर, पहाड़ या फिर बीचेस? अपने अपना टाइम की बात है। अच्छा, मौके गर्मियों में पहाड़ और सर्दियों में बीचेस। हाँ, ये सही कहा सर आपने। अच्छा, ट्रैवलिंग या घर में चिल करना जब टाइम हो आपके पास? वो भी टाइम की बात है, ठीक है। कभी जो है ना, जब पूरा एकदम थकान हो रखा है, एकदम लोडेड टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जिसमें टेंशन भी चल रही है, तो फिर चिल करना। और अदरवाइज होल्डिंग करना तो ट्रैवलिंग भी काफ़ी किया है। देश में भी, मैंने देश का भी लगभग हर कोना देखा है। What do you love about your job? What is that one thing सर जो आप अपने जॉब में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? सबसे ज़्यादा यही है कि हम किसी की मदद कर पाते हैं, और वो जब देखते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। मतलब वी ऑल्सो फील हैप्पी। जैसे किसी का बच्चा किडनैप हो गया और बच्चा हमने ढूंढ लिया, मिल गया, उसको वापस किया, ठीक है ना, तो वो कितनी बड़ी खुशी है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है पुलिस के साथ कि हम लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट पुलिसिंग।
क्या बात है सर, क्या बात है। सर बहुत आपने मिठाई हालांकि आपने कम खाई लेकिन आपने जवाब एकदम बढ़िया तरीके से दिए। हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशल है। सो सर ये लव मिराकी है, ये दिस इज़ अ ब्रांड जो हेम्प के सामान बनाता है। और सर जब को मैं बता रही थी, सर कहते हेम्प, नहीं सर ये हेम्प का सामान बनाता है। अच्छा, और इसमें सर आपके लिए कुछ स्पेशल भी है। ओके, कपड़ा है ये सर, ये देखिएगा, ये कुछ स्पेशल है आपके लिए, ये खोलिएगा इसको। अच्छा, एक मिनट इसको बंद कर दीजिए। ओह, ह्यूमन इनका की, अरे वाह क्या बात है। ये हेम्प का बना हुआ है ये पूरा। वेरी गुड। तो इसके पॉजिटिव यूज में क्यों नहीं लाते लोग उसको नशे में क्यों लेके जाते हैं? ये तो है सर। इसमें एक डायरी है और एक पाउच है, ये तीनों चीज़ें हेम्प की बनी हुई है। थैंक यू। तो सर ये आपके लिए, ये लव मिराकी, ये दिस इज अ वेरी वंडरफुल ब्रांड, हेम्प का सामान बनता है। एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग, अरे वाह, ये भी हेम्प का? यस सर, ये भी हेम्प का है। सो आई एम ऑल्सो वेयरिंग लव मिराकी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। प्लस हमारा सर इस वीडियो से यही उद्देश्य था कि लोग ये समझ पाएं कि ये जो डीजीपी है या ये जो पावरफुल पोजीशन है उसके पीछे भी कोई है, उसके पीछे भी एक इंसान है। हाँ, एक इंसान है। यस। तो सर कभी जब आप अपने करियर के ऐसे वक्त में हैं जहाँ आप 33 साल सर्विस के दे चुके हैं, तो कभी आप सोचते हैं खाली वक्त में, या फिर अभी जब आप रिटायर होंगे तब आप सोचेंगे, तो आपको कौन सी एक याद आपके जहन में आती है जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़, मतलब एज पुलिस मैन या एज पुलिस ऑफिसर ये चीज़ मैं कर पाया? व्हाट इज़ दैट वन थिंग सर जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ एक मैंने टेररिस्ट का इनकाउंटर किया था, बहुत याद रहता है। ओह, रुद्रपुर में। ओह, क्योंकि आपको लगता नहीं, किसी को लगा बहुत बड़ी बहादुरी है, क्योंकि हजारों गोली चली थी, 3000। तो आदमी को अपना खुद की सीमाएं नहीं पता होती, पर आई कुड डू इट। तो वो एक बड़ी वो याद आती है। तो क्या इंसिडेंट था सर वो रुद्रपुर में? वो उन दिनों वहाँ पे पंजाब का स्पिल ओवर का आतंकवाद था, और आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई थी। 3 घंटा मुठभेड़ चली, जिसमें 3000 गोलियाँ चली थी। 3000 गोली? जी। और इसी तरह से मुझे याद रहता है इलाहाबाद का कर्फ्यू, जब अयोध्या राम मंदिर इशू पे वो चल रहा था 92 में, दिसंबर 92 में कर्फ्यू लगा था 10 दिन, तो मैं 10 रात नहीं सोया था। अरे बाप रे। बहुत चीज़ें याद की पुलिस में, मतलब रोज ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें याद रहते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और आई होप। थैंक यू आकृति जी, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया आपने, और बहुत कई सारी चीज़ें मेरे से निकलवा ली। अतरंगी से लोग में ऐसे ही अतरंगी से लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। ये लोग आम से लगते हैं लेकिन है बहुत ही ज़्यादा हटके, तो ऐसे ही हटके लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे अतरंगी से लोग में। नमस्कार।